हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर। बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा चैप्टर है, पूरा चैप्टर कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है और कौन कौन से टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सोइल, रेजिंग क्रॉप एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। अब इसका क्या मतलब हुआ? कल्टीवेशन ऑन द सोइल और रेजिंग क्रॉप का तुम्हें पता ही, यानी कि फसल उगाना। लेकिन रियरिंग लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? तो देखिए, रियरिंग लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशुपालन। अब ये कहेंगे आप कि पशुपालन का मतलब, पशुपालन भी एग्रीकल्चर का पार्ट है क्या? बिल्कुल। एनिमल रियरिंग लाइव स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कौन कौन से टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले वो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर में कहाँ से आ जाती है? तो समझिए बात को कि जब भी हम कोई मार्केट में फिनिश्ड प्रोडक्ट देखते हैं, एग्जांपल के लिए बिस्किट की अगर हम बात करें तो आप सभी ने बिस्किट तो खाए होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बिस्किट बनता कैसे, तो आप बोलेंगे कि क्या बात करती, आटा लो, उसमें कुछ ये इंग्रेडिएंट्स डालो, बेक कर दो तो बिस्किट बन जाएगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन ये जो वीट है, ये जो शुगर है, ये जो रॉ मटेरियल है, ये आपके पास आए कहाँ से? तो प्लांट से आए। तो प्लांट से लगाकर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने की जो पूरी प्रोसेस होती है, उसमें 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी। ठीक है, जो हम एग्रीकल्चर या फार्मिंग की बात कर रहे हैं ना, वो प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फार्मिंग के कितने टाइप्स होते हैं? 2 तरह की मेनली फार्मिंग की जाती है। सबसिस्टेंस यानी जो जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, और दूसरा है कमर्शियल, जो अर्निंग के लिए की जाती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कॉटन, जूट, राइस, व्हीट, मिलेट्स, और उसके अलावा कॉफ़ी, टी के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कहाँ ये उगाए जाते हैं और कौन से देश इन्हें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो आई होप ये आपको इंट्रोडक्शन पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब ये क्या होती है? ये 3 तरह की एक्टिविटी है जो पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटी की हम बात करें तो इस एक्टिविटी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक्सट्रैक्शन या फिर प्रोडक्शन होता है नेचुरल रिसोर्स का, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इसका क्या मतलब है? या तो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी नेचुरल रिसोर्स को, या फिर हम उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर में क्या होता है, हम फसल उगा रहे हैं, तो वो क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है और उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें फिशिंग, तो फिशिंग भी प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी की हम बात करें तो इस एक्टिविटी में जो हमने प्राइमरी एक्टिविटी में प्रोड्यूस किया है उसको हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, प्रोसेस कैसे करते हैं? जैसे अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, या हम बात करें वीविंग की, या फिर अगर हम बात करें बेकिंग की। ठीक है, बेकिंग जो होती है ना, बेकिंग ऑफ केक वगैरह, तो ये भी सेकेंडरी एक्टिविटी में आते हैं। फैक्ट्रीज जो हो गई, उद्योग, कारखाने, तो ये सभी सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आते हैं, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्स को प्रोसेस किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। थर्ड हम देखते हैं टर्शियरी एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी होती है प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, इसलिए इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब सर्विस में क्या आता है? सर्विस में क्या आता है? ट्रेड आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, और उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट आता है। तो ये सभी चीज़ें इन्वॉल्व होती है टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, बिस्किट बनने का ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, खेत में गेहूँ उगाएंगे। ठीक है, तो गेहूँ हमने उगा लिए, वो क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। अब गेहूँ, चीनी हमने शुगर केन से बना ली, तो ये सब जो है गेहूँ, चीनी वगैरह, अब ये जाएंगे फैक्ट्री में, इनकी प्रोसेसिंग होगी, बिस्किट बनेगा। तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, जो बिस्किट बन गए, अब उनको ट्रांसपोर्ट भी तो करना है, उनका ट्रेड भी तो करना है, एडवर्टाइजिंग भी तो करनी है। तो मार्केट में वो आ जाते हैं किसके थ्रू? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? टर्शियरी एक्टिविटी हो गई।
आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी एक्टिविटी में हम जानते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर हमने पढ़ लिया क्या होता है, कि जिसमें हम खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, वो एग्रीकल्चर के अंदर आता है, ठीक है। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो 50% पॉपुलेशन इंगेज है एग्रीकल्चर में। कहाँ पर? इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके अलावा इंडिया की बात करें तो 2/3 पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या होता है? क्रॉप उगाई जाती है। जिस जमीन पर, जिस लैंड पर क्रॉप्स उगाई जाती हैं उसे हम एरेबल लैंड कहते हैं, ठीक है। एरेबल लैंड, जहाँ पर क्रॉप उगाई जाती है, ठीक है। और क्रॉप उगाने के लिए कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, सोइल की ज़रूरत होती है, टोपोग्राफी की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब एग्रीकल्चर जो है एक सिस्टम है। सिस्टम कैसे है? सिस्टम क्या होता है? जिसमें इनपुट होता है, प्रोसेस होती है और आउटपुट होता है। अब एग्रीकल्चर में क्या है तो देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इज़ अ सिस्टम। कैसे ये एक सिस्टम है? इसमें इनपुट होना चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए और आउटपुट आना चाहिए। तो वो सब इसमें होता है। कैसे होता है? इनपुट की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सीड्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, मशीनरी का यूज़ करते हैं। तो ये सभी इनपुट हो गए, ठीक है। इनपुट अभी हमने दिया है। प्रोसेस क्या होती है बीच में? एग्रीकल्चर में क्या प्रोसेस होती है? एग्रीकल्चर में होती है हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा सोइंग होती है, इरिगेशन होता है। तो ये सब क्या है? प्रोसेस ही तो है। हम बीच में क्या कर रहे हैं? प्रोसेस ही तो कर रहे हैं इनपुट देने के बाद। और आउटपुट हमें क्या मिलता है? या तो हमें कोई क्रॉप मिलेगी, या कोई हमें डेयरी प्रोडक्ट मिलेगा, या हमें क्या मिलेगी? वूल मिलेगी, और भी प्रोडक्ट एट्सेट्रा। तो ये सब क्या हो गए? आउटपुट हो गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर एक सिस्टम है जिसमें इनपुट भी है, प्रोसेस भी है और आउटपुट भी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, और वी कैन से टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो चलिए इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स की, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं। टाइप्स के बाद हमारा केवल लास्ट टॉपिक बच जाएगा मेजर क्रॉप्स। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है गाइस, और उसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब मेनली हमारे पास 2 टाइप की फार्मिंग होती है। कौन से 2 टाइप की? सबसे पहले सबसिस्टेंस, और दूसरा होता है कमर्शियल, ठीक है। अब ये क्या मतलब होता है? एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले सबसिस्टेंस की बात करें, जिसे हम जीवन निर्वाह खेती कहते हैं। अब नाम से तो आपको समझ आ चुका होगा, जीवन निर्वाह यानी कि उसमें प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए, बस हमारी फैमिली के लिए हमें खाना मिल जाए, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो सबसिस्टेंस में क्या होता है? फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए, ठीक है, टू मीट फैमिली नीड, ठीक है। और ये स्मॉल स्केल पर होता है, स्मॉल स्केल पर, और हाउस होल्ड लेबर लगते हैं, हाउस होल्ड लेबर, ठीक है। अब जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है वो भी 2 तरीके की होती हैं, ठीक है। जीवन निर्वाह खेती करने के भी 2 तरीके। कौन से 2 तरीके? सबसे पहला तरीका जो इसमें आता है वो आता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम जीवन निर्वाह तो करेंगे, खेती हमें अपनी फैमिली के लिए ले ही चाहिए, लेकिन तरीका क्या होगा? तरीका डिफरेंट होगा। यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल प्लॉट पर की जाती है, स्मॉल प्लॉट पर की जाती है, और जो लेबर होते हैं, लेबर इसमें ज़्यादा लगते हैं और कैपिटल तो कम ही लगती है, ठीक है। और मशीनरी का यहाँ पर कम यूज़ किया जाता है। और फसल की बात करें तो कौन कौन सी फसल यहाँ पर उगाई जाती है? मेनली अगर हम देखें तो राइस, वीट, मेस, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये यहाँ पर उगाए जाते हैं। और कौन कौन से एरिया में ये उगाए जाते हैं? एरिया की बात करें तो साउथ ईस्ट
एशिया में मेजरली इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग परफॉर्म की जाती है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। अब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस के अंदर भी दो टाइप की फार्मिंग आती है। ठीक है, कौन कौन सी दो टाइप? फर्स्ट है इसमें एक है इसमें नोमेडिक और एक है इसमें स्लेश एंड बर्न, या जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमेडिक हर्डिंग। यहाँ पर इसके लिए जगह नहीं बचेगी ना गाइस, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। घबराना नहीं है गाइस कि ये क्या चल रहा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पहले तो फार्मिंग के दो टाइप हो गए, फिर दो के अंदर भी दो हो गए, फिर इसके अंदर भी दो हो गए। कोई नहीं गाइस, आराम से समझिए। सबसिस्टेंस का मतलब देखिए दो तरीके से खेती हम कर सकते हैं, या तो हम खुद के लिए करेंगे या फिर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जो खुद के लिए करेंगे उसमें भी तो अलग अलग तरीके से हम अर्न कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से खुद के लिए हम खेती कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इंटेंसिव में क्या होता है, छोटी सी ज़मीन है, घर के लेबर लगेंगे और खेती आराम से हो जाएगी। ठीक है। प्रिमिटिव में क्या होता है, स्लेश एंड बर्न की अगर हम बात करें, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम स्लेश एंड बर्न, या फिर झूम खेती भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, झूम खेती। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप प्रोसेस को समझिए कि ये थिकली फॉरेस्टेड एरिया में होती है। सबसे पहले तो थिकली फॉरेस्टेड एरिया में होती है। ये क्या लिख दिया, थिक फॉरेस्टेड एरिया में होती है। और कौन कौन सी फसल यहाँ पर उगाई जाती है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर याम, कसावा, पोटैटो जैसी फसल उगाई जाती है। अब ये कहेंगे आप कि कसावा और याम क्या होता है। पोटैटो आपने देखा है, स्वीट पोटैटो, वैसे ही कुछ जो ज़मीन के अंदर उगती है, जो रूट्स वाली जो फसल होती है, वैसे ही ये याम और कसावा होते हैं। सेम ही दिखते, बिल्कुल स्वीट पोटैटो जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड जो उगते हैं। तो इस तरीके की फसल यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन में उगाई जाती है। और ये कहाँ पर किया जाता है? थिक फॉरेस्टेड एरिया के एग्जाम्पल की बात करें तो अमेजन बेसिन, यहाँ पर ये परफॉर्म की जाती है। अब इतनी बात हो गई, अब बता तो दीजिए कि करी कैसे जाती है झूम कल्टीवेशन। तो देखिए, झूम खेती का सिंपल सा है। आप क्या करेंगे, थिक फॉरेस्टेड एरिया है, एक जगह आप जाते हैं, वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनको काट देते हैं और खेत आपको मिल गया। अब वहाँ पर आप क्या करेंगे, फसल उगाएंगे अपनी फैमिली के लिए और आपको इनफ मिल गया। फिर धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो आप उस ज़मीन को छोड़कर दूसरी ज़मीन में चले जाएंगे, वहाँ पर पेड़ पौधों को काटेंगे, फिर वहाँ पर भी जला देंगे उनको, स्लेश और बर्न, समझ रहे हैं ना। तो उनको जला देंगे, जो राख बचेगी वो फर्टिलाइज़र की तरह वहाँ पर काम करती है, खाद की तरह। तो ये सब प्रोसेस यहाँ पर होती है। फिर ऐसे ही चलता रहेगा, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, दूसरी जगह चले जाएंगे और वहाँ पर फिर धीरे धीरे पेड़ उग जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? इस तरीके से की जाती है स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है। अब अगर हम बात करें नोमेडिक हर्डिंग की, तो यहाँ पर फसल हम नहीं उगा रहे, लेकिन एनिमल रियरिंग यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि रियरिंग लाइफ स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो नोमेडिक हर्डिंग में हम क्या करते हैं, जो नोमेड्स होते हैं, जो हर्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी शीप या फिर अपनी गोट या फिर जो केमल्स होते हैं उनको लेकर जगह जगह घूमते रहते हैं, जहाँ पर उनको चारा मिल जाए, उनके लिए पानी मिल जाए, और वहीं पर वो रह लेते हैं। फिर ऐसे ही फिर दूसरी जगह उन्हें मिल जाएगा तो दूसरी जगह चले जाएंगे। तो इस तरीके से वो घूमते रहते हैं। ठीक है। मेजरली कहाँ पर होता है, जो एरिड या सेमी एरिड रीजन होते हैं, जैसे अगर हम बात करें सहारा की, ठीक है, सहारा डेजर्ट कहाँ पर है, ज़रूर बताएं, सहारा की। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया में राजस्थान की, जम्मू कश्मीर की, तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर नोमेडिक हर्डिंग परफॉर्म की जाती है। घबराना नहीं है गाइस, कुछ भी जल्दबाजी हो रही है तो रिवर्स करके वीडियो को देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद कमर्शियल फार्मिंग की बात कर लेते हैं। कमर्शियल जो फार्मिंग होती है उसमें तीन तरह की एग्रीकल्चर होती है, तीन तरह की फार्मिंग होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर। उसके बाद सेकेंड होती है मिक्स्ड फार्मिंग, और थर्ड होती है प्लांटेशन। ठीक है। अब तीनों को एक एक करके हम समझते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड
थर्ड। इन तीनों के अंदर कोई सब पार्ट्स नहीं है, घबराइए मत गाइस। कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर की बात करें, ग्रेन नाम से क्या पता चल रहा है? तो कमर्शियल एग्रीकल्चर में सबसे पहले तो क्या होता है? कमर्शियल एग्रीकल्चर में जो प्रॉफिट के लिए खेती की जाती है, यानी कि बेचने के लिए, उसके अलावा यहाँ पर एरिया ज़्यादा होता है, ज़्यादा जगह पर खेती की जाती है और कैपिटल ज़्यादा लगती है, पैसा ज़्यादा लगता है। और उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर मशीन्स का, टेक्नोलॉजी का भी ज़्यादा यूज़ यहाँ पर किया जाता है। अब एक एक करके इसके तीनों टाइप को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पर ग्रेन्स उगाए जाते हैं, जैसे कि वीट हो गया, या फिर और क्या हो जाता है, गेहूँ और मक्का। ठीक है, तो ये क्रॉप्स मेनली यहाँ पर उगाई जाती है कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर में। ठीक है, अब ये जो कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर है, इसमें ज़मीन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका या फिर यूरोप और एशिया के कई जो पार्ट्स होते हैं, कई जो ग्रासलैंड्स होते हैं, वहाँ पर ये कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर की जाती हैं। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें मिक्स्ड फार्मिंग की, तो नाम से क्या पता चल रहा है, मिक्स्ड फार्मिंग, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी तरह की फसलें उगाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर फूड के लिए भी खेती होती हैं, फोडर के लिए होती है, फोडर यानी कि जो पशुओं के लिए चारा होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कई सारी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, फूड हो गया, फोडर हो गया। तो ये जो मिक्स्ड फार्मिंग है, ये कई जगह की जाती है, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं कि यहीं पर की जाती है। मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पर ये परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें, कमर्शियल एग्रीकल्चर की, तो उसमें आता है प्लांटेशन। ठीक है, प्लांटेशन में क्या होता है, प्लांटेशन होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें टी, कॉफ़ी या फिर रबर हो गया, उसके अलावा क्या होता है प्लांटेशन में, टी, कॉफ़ी, रबर, उसके अलावा शुगर केन। ठीक है ना गाइस, तो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। अब ये कहाँ पर की जाती है, तो रबर की अगर हम बात करें तो रबर मेनली मलेशिया में की जाती है, मलेशिया। उसके अलावा कॉफ़ी की बात करें तो ब्राज़ील में, ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। टी की बात करें तो टी कहाँ पर, इंडिया में। उसके अलावा श्रीलंका में भी टी प्रोड्यूस की जाती है। तो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो इसको हम रफ कर देते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा है गाइस। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेजर क्रॉप्स की। ठीक है, मेजर क्रॉप्स में हम तीन तरह की फसलों के बारे में यहाँ पर जानने वाले, तीन तरह की क्रॉप्स के बारे में। कौन कौन सी तीन तरह की क्रॉप्स? सबसे पहले आती है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स यानी कि जो हमारे डेली खाने में यूज़ होती हैं। उसके अलावा आती है फाइबर क्रॉप्स, ठीक है, जिनसे हमें फाइबर मिलता है। और थर्ड आती है बेवरेज क्रॉप, जिनसे बेवरेज बनाया जाता है, जैसे कि चाय कॉफ़ी हो गया। ठीक है, अब फूड क्रॉप में हम क्या पढ़ेंगे, फूड क्रॉप में हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे राइस के बारे में, उसके बाद वीट के बारे में, मेज़ के बारे में और मिलेट्स के बारे में। ये चार क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, कौन से टेम्परेचर की इनको ज़रूरत होती है, कौन सी मिट्टी की इनको ज़रूरत होती है और कहाँ कहाँ पर ये उगाई जाती हैं। उसी तरह फाइबर क्रॉप की बात करें तो इसमें हम कॉटन और जूट की बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेवरेज क्रॉप की अगर हम बात करें तो इसमें हम टी और कॉफ़ी की बात करेंगे। ठीक है, टी और कॉफ़ी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फूड क्रॉप से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइस की। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें राइस, तो राइस जो होता है सबसे पहले कौन से इन्वायरमेंट में उगाई जाती है, कौन से क्लाइमेट की इसको ज़रूरत होती है, तो इसको हाई रेन की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, सोइल की बात करें तो ये एल्यूवियल सोइल और क्लेई सोइल में उगाई जाती है। ठीक है, क्लेई
सोइल में उगाई जाती है। सोइल के बारे में अगर आपको नहीं पता है अभी तो आगे चलकर आप क्लासेस में पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो राइस है कहाँ पर उगाया जाता है, तो चाइना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, चाइना में सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद तो हमें पता ही है कि इंडिया में उगाया जाता है, जापान में उगाया जाता है, श्रीलंका में उगाया जाता है, कई सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में राइस उगाया जाता है, ठीक है। सेकेंड हम बात करें अगर वीट की, तो वीट जो होता है उसको मॉडरेट रेन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके अलावा कौन सी मिट्टी में उगाया जाता है, तो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में, ठीक है, लोमी सॉइल में ये उगाया जाता है। और कहाँ कहाँ पर उगाया जाता है, तो नॉर्थ अमेरिका के कुछ पार्ट्स हो गए जैसे कि यूएसए और कनाडा में ये उगाया जाता है। उसके अलावा रशिया यूक्रेन हाँ, तो यहाँ पर ये उगाया जाता है। और इंडिया को कैसे भूल गए, गेहूँ और गेहूँ इंडिया में भी उगाया जाता है, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें मेज़ यानी कि मक्का की, तो इसको कौन से टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसको भी मॉडरेट रेन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, मॉडरेट रेन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लेकिन इसको सनशाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लोट्स ऑफ सनशाइन, धूप की इसकी ज़रूरत होती है। और कौन सी मिट्टी में उगाया जाता है, तो इसके लिए फर्टाइल सोइल होना बहुत ज़रूरी है, फर्टाइल सोइल। और मेज़ कहाँ कहाँ पर उगाया जाता है, तो मेज़ की बात करें तो ये उगाया जाता है कहाँ पर, इंडिया में, ठीक है। उसके अलावा कहाँ पर उगाया जाता है मक्का, तो कई पार्ट्स में उगाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कहाँ पर उगाया जाता है, तो रशिया में उगाया जाता है, चाइना में उगाया जाता है, और भी पार्ट्स में ये उगाया जाता है मक्का, ठीक है। फोर्थ अगर हम बात करें मिलेट की, कहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं गाइस, मिलेट जो मोटे अनाज होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो इनको जो इनको सोइल होती है उनके लिए फर्टाइल सोइल होना ज़रूरी नहीं है, लेस फर्टाइल सोइल में भी ये उग जाते हैं, ठीक है। और सैंडी सोइल होगी तो भी उसमें ये उग जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी हो गया, तो ये जो मिलेट्स हैं ये इंडिया में उगाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा फूड क्रॉप के बारे में, हमने राइस, व्हीट, मेज और मिलेट के बारे में पढ़ लिया है। अब अगर हम बात करें फाइबर क्रॉप्स की, तो फाइबर क्रॉप में कॉटन और जूट के बारे में हमें पढ़ना है, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और फाइबर क्रॉप्स के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम जूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉटन की बात करें तो कॉटन क्या होता है बताने की ज़रूरत है, नहीं, कॉटन किस क्लाइमेट में उगता है, तो कॉटन के लिए रेनफॉल की अगर हम बात करें तो रेनफॉल इसके लिए बहुत कम ज़रूरत होती है, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर जो होता है वो हाई टेम्परेचर होना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि 210 फ्रोस्ट फ्री डेज होने चाहिए। अब फ्रोस्ट फ्री डेज क्या होते हैं, जहाँ पर सनशाइन होती है, ठीक है, धूप रहती है, तो ऐसे 210 दिन की इसको ज़रूरत होती है। और इसके अलावा इसको हाई सनशाइन की ज़रूरत होती है, ब्राइट सनशाइन की इसको ज़रूरत होती है। कॉटन जो होता है वो एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। और कहाँ पर कॉटन उगाया जाता है, कौन सी सॉइल में, ब्लैक सॉइल और एल्यूवियल सॉइल में उगाया जाता है। लेकिन ब्लैक सॉइल जो है बहुत ज़्यादा सूटेबल है, काली मिट्टी यानी कॉटन, ये इसको आप याद रखिएगा, काली मिट्टी में बहुत अच्छे से कॉटन को उगाया जाता है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स में उगाया जाता है, तो अगर हम बात करें यूएसए की, ठीक है, यूएसए, इंडिया, चाइना, तो बहुत सारे पार्ट्स में ये उगाया जाता है कॉटन, ठीक है। और भी कई पार्ट जैसे इजिप्ट हो गया, तो वहाँ पर भी कॉटन उगाया जाता है। इसके बाद जूट की अगर हम बात करें, ठीक है, और इजिप्ट की बात करें तो इजिप्टियन कॉटन जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जूट की बात करें तो जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट को जो क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत होती है बिल्कुल राइस की तरह, राइस को क्या ज़रूरत होती है, हाई रेनफॉल
टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये सब भी जूट को ज़रूरत होती है। और सॉइल की बात करें तो जैसे राइस भी एल्यूवियल सॉइल पर, तो जूट भी एल्यूवियल सॉइल पर उगाया जाता है। और इंडिया और बांग्लादेश जो है, इंडिया एंड बांग्लादेश वो लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट के। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम कौन सी क्रॉप के बारे में बात करेंगे, बेवरेज क्रॉप के बारे में। तो इसको हम फटाफट से यहाँ पर रफ कर देते हैं। बेवरेज क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम कॉफ़ी और टी के बारे में पढ़ेंगे, कॉफ़ी और टी के बारे में, ठीक है। कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन, दोनों के लिए लगभग सेम ही बात होगी, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन कॉफ़ी के लिए बात करें तो वार्म एंड वेट क्लाइमेट किसको ज़रूरत होती है, किसको, कॉफ़ी को, ठीक है। उसके अलावा इसकी अगर हम बात करें सोइल की, तो दोनों ही लोमी सोइल में उगाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर, लोमी सोइल, वेल ड्रेन लोमी सोइल, ठीक है, जिसमें ड्रेन अच्छे से हो, तो इस तरह की सोइल में उगाए जाते हैं। और स्लोप वाले एरिया में, जो हिल्स जैसे आपने देखे होंगे ना आसाम वगैरह में, जहाँ पर चाय उगाई जाती है, तो कैसे स्लोप्स होते हैं, तो ऐसे स्लोप्स में ये उगाए जाते हैं। स्लोप्स लिख दिया, स्लोप्स एरिया में उगाए जाते हैं। कॉफ़ी की बात करें तो ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है, ब्राज़ील में प्रोड्यूस की जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोलंबिया में और इंडिया में भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। टी की अगर हम बात करें तो टी को रेन बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत होती है, रेन की, और कूल क्लाइमेट इसको चाहिए होता है, ठीक है। उसके अलावा सोइल की बात करें तो यही वेल ड्रेन लोमी सोइल इसको चाहिए होती है, और स्लोप्स वाले एरिया में ये उगती हैं। लेबर्स की यहाँ पर ज़रूरत होती है। और कौन कौन से एरिया में उगाई जाती है, तो अगर हम बात करें केनिया, इंडिया और भी पार्ट्स में ये उगाई जाती है टी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी एक टॉपिक और छोटा सा हम पढ़ लेते हैं गाइस, पढ़ लीजिए गाइस। तो एक छोटा सा टॉपिक है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो देख लेते हैं फटाफट से। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका मतलब है जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं, काय के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जितने भी हम एफर्ट्स करते हैं, उससे क्या होता है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है। यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब है कि जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब ये क्यों ज़रूरी है, तो देखिए गाइस, खाना तो चाहिए ना, अच्छे से खाना मिलेगा लोगों को, तो ही तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो फूड सिक्योरिटी के लिए, फॉर फूड सिक्योरिटी क्या ज़रूरी है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट ज़रूरी है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एरिया को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम इरिगेशन को अच्छे से कर सकते हैं। इरिगेशन को हम अच्छे से, अगर अच्छे से सिंचाई करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। उसके अलावा फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर का हम यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का उपयोग कर सकते हैं। HYV, इसका मतलब क्या होता है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सकता है और फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आई होप पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।